नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़े टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है अस्थमा। जी हां, आज हम जानेंगे कि ये बीमारी होती कैसे है, ये कितनी घातक है और मेडिकल साइंस में इसका क्या उपचार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया हेल्थ की। और आज के इस एपिसोड की हमारी खास मेहमान है डायरेक्टर ऑफ निवेद चेस्ट एंड आई केयर, गोल्ड मेडलिस्ट इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एमडी डॉक्टर देवी ज्योति दास जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। थैंक यू। मैम, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो बहुत आम तो आज इन दिनों हो गई, लेकिन खासकर अगर इस सीजन की बात करें तो बहुत सारे इसके पेशेंट्स हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा क्या होता है, ये कैसे होता है? जी, तो अस्थमा, जिसको आम भाषा में हिंदी में हम लोग दमा कहते हैं, वो एक्चुअली सांस की नली जो हमारी होती है उसमें सिकुड़न जब हो जाती है तब या तो आपको खांसी हो सकती है या तो आपको सांस फूल सकती है। उस कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए समझना कि ये एक दूसरे को फैलती नहीं है और ये किसी को भी हो सकती है। जी मैम, इसके होने के क्या कुछ कारण होते हैं? क्या ये हेरिडिटरी होती है जिस तरह से कुछ बीमारियां होती हैं? जी बिल्कुल। तो ये जेनेटिक इफेक्ट इसमें काफ़ी रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों के माता पिता या मामा मामी चाचा मतलब खून के रिश्तेदारों में होता है तो उस समय बच्चों में भी ये आमतौर पे पाया जाता है। लेकिन सिर्फ हेरिडिटरी नहीं होता है, बहुत सारे एलर्जन होते हैं। बचपन में जो अस्थमा होता है वो मोस्टली एलर्जिक अस्थमा होता है। तो एलर्जी की वजह से, किसी चीज़ से एलर्जी से आपको होता है। तो अगर वो एलर्जी का अस्थमा है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर पे किसी को अस्थमा हो, तो भी अगर आपके शरीर में किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो आपको ऐसे भी हो सकता है। तो ये कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अस्थमा के मरीज मोस्टली इन्फेक्टिव नहीं होते, उनकी खांसी से इन्फेक्शन औरों को नहीं फैलता है। लेकिन मोस्टली उनको सर्दी खांसी लगी रहती है और इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि वो इन्फेक्शन है, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं होता। या तो जेनेटिक है या तो एलर्जिक रहता है। जी मैम, जेनेटिक या एलर्जिक हो सकता है। इसके अलावा भी क्या कुछ कारण होते हैं मैम, या फिर सिर्फ यही कारण अस्थमा में पाए जाते हैं? कारण बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोगों में हम लोग देखते हैं बचपन में निमोनिया हुआ होता है, बचपन में इन्फेक्शन हुआ होता है, उसकी वजह से सांस की नली में सिकुड़न देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहा था, स्पेशली इन्फ्लुएंजा का। उसके बाद सांस की नली में सूजन आके सिकुड़न हो रही थी और हमें अस्थमा के सिम्टम्स हम लोगों को मिल रहे थे और अस्थमा जैसा ही इलाज हम लोगों को उनमें करना पड़ रहा था। अदरवाइज उनकी जो खांसी थी, उनकी जो बीमारी थी, वो ठीक नहीं हो रही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम लोग आमतौर पे कॉमनली हम लोग जाएं तो या तो हेरिडिटरी होगा या तो एलर्जिक होगा, या तो पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है उसका अगर रेमनेंट रह गया है तो उसकी वजह से होता है। बिल्कुल, तो पहले अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इस वजह से भी अस्थमा हो सकता है और अनुवांशिक कारण भी इसके हो सकते हैं। मैम, यदि किसी पेशेंट को अस्थमा है, सामान्य तौर पर सर्दी खांसी से हम उसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? किस तरह के लक्षण अस्थमा के मरीजों में देखने को मिलते हैं जिससे ये समझ जाना चाहिए कि अब जो मेडिकल कंडीशन है वो सीरियस है और ट्रीटमेंट की तरफ मूव करना चाहिए? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू मैं पूरी जनता को ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं नहीं इसको कुछ नहीं है, बस एलर्जी है, नहीं नहीं इसको कुछ नहीं है, सर्दी खांसी है। सर्दी खांसी बच्चों में आम है, उनमें बड़ों के मुकाबले ज़्यादा बार होती है। ये चीज़ एकदम सही है, क्योंकि वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, खेलते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ सर्दी खांसी, आपको ऐसा लग रहा है कि रात को बहुत खांसी हो रही है, रात को वो बार बार सो के उठ रहा है, सीने से सीटी जैसी साई साई की आवाज़ आ रही है अगर बच्चे से, मतलब कि लंग्स इन्वॉल्व हो चुका है, तो अस्थमा के लक्षण हो सकता है चालू हो गया हो। अगर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नॉर्मल सर्दी खांसी में सांस लेने की दिक्कत नहीं होगी, अगर उनको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई है तो वो अस्थमा की शुरुआत हो सकती है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं बोल पाते
कि उनको सांस फूल रही है या उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आम तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं कि वो लोग जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तो वो लोग जल्दी थक जा रहे हैं, साइड में आके बैठ जा रहे हैं क्योंकि वो लोग नहीं खेल पा रहे। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, और क्योंकि एस्थमा का इलाज जितना जल्दी हम लोग शुरू करेंगे उसको क्योर करने का, पूरी तरह से ठीक होने का उसका आसार ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर आपके बच्चों में इस तरह के लक्षण है, आप में इस तरह के लक्षण है, तो आप बिना देरी किए डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जितने जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपको राहत मिल पाएगी। मैम, आपने जिक्र किया एलर्जी का और अस्थमा, दोनों ही डिफरेंस यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि अस्थमा में और एलर्जी में, दमा में किस तरह का फर्क देखने को मिलता है। जी, तो जो दमा होता है या अस्थमा होता है वो एलर्जिक भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। नॉर्मली जो छोटे बच्चों में या यंग एडल्ट्स, टीनेज वगैरह में हम लोगों को मिलता है वो मोस्टली एलर्जिक होता है। नॉन एलर्जिक एस्थमा सामान्यतः थोड़े लेट एज में 30-35 के बाद हम लोगों को देखने मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में जब बार बार सर्दी खांसी होती है, एलर्जी मतलब या तो स्किन की एलर्जी हो सकती है, आंखों में एलर्जी हो सकती है, नाक में एलर्जी हो सकती है, एलर्जी कहीं भी हो सकती है। अगर आप एलर्जिक हैं मतलब आपको हर सीजन चेंज में सर्दी खांसी होती है, साल में 2 बार हर एक को होती है, अगर आपको उससे ज़्यादा हो रही है, अगर हर सीजन चेंज में आपको सर्दी खांसी हो रही है तो हो सकता है कि आप एलर्जिक हैं। और ये बार बार इन्फेक्शन या बार बार जब एलर्जी होता है तो धीरे धीरे सांस की नली में सूजन आ जाती है, सांस की नली के मसल्स मोटे हो जाते हैं और इस तरह से सांस की नली में सिकुड़न आ जाती है और फिर आपको लगातार खांसी या सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एलर्जी से एस्थमा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि लोग बस समझते हैं हाँ ठीक है एलर्जी ही तो है, सर्दी खांसी ही तो है, और वो एस्थमा को नहीं पकड़ पाते और इसलिए उनका इलाज काफ़ी लेट हो जाता है, जिस केस में कि एकदम पूरी तरह से क्योर करने का जो हमारे पास टाइम था वो हम गंवा चुके होते हैं। बिल्कुल। मैम, अगर एज ग्रुप की बात करें तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, बड़ों में थोड़ी अनकॉमन होती है, तो क्या अस्थमा में भी ऐसा देखने को मिलता है? जी बिल्कुल। मोस्टली चूंकि ये हो सकता है कि एलर्जिक या हेरिडिटरी होता है तो सामान्यतः हम लोगों को बचपन से देखने मिलता है। 30-40 के बाद एस्थमा होना अनलाइकली होता है, लेकिन हाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी सारे वायरस बहुत अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और उनके इन्फेक्शन से भी हो रहा है, लेकिन उनका इलाज जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना होगा उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जानने की ये भी ज़रूरी है कि बच्चों में अगर एस्थमा है और हम इलाज जल्द से जल्द शुरू करते हैं तो वो लोग पूरी तरह से भी ठीक हो सकते हैं। अगर एडल्ट होने के बाद, बड़े होने के बाद हम उसका इलाज शुरू करते हैं तो पूरी तरह से ठीक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हम उस पर एक्ट करें उतना अच्छा होता है। बिल्कुल। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपको इस बीमारी से निजात मिल पाएगी। इनहेलर्स का मैम एक टर्म बार बार यूज होता है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब कोई इनहेलर कंज्यूम करता है पेशेंट्स तो क्या इसकी आदत पड़ सकती है और कितनी सीवियर बीमारी में इसे लेना चाहिए? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया में स्पेशली हम लोगों ने देखा है कि लोग इनहेलर्स लेने से कतराते हैं। उनको लगता है कि इसकी आदत पड़ जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, ये उनका मानना होता है कि ये तो बहुत सीवियर बीमारी में दी जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आपको एस्थमा है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, अगर आपकी सांस की नली में सिकुड़न है, उसका इलाज इनहेलर है। इनहेलर बहुत ही सेफ मेडिकेशन है हमारे पास, स्पेशली क्योंकि वो सीधे लंग्स में जाती है और अपना काम करती है और निकल जाती है। कोई भी गोली, सिरप, ये सब जब हम लेते हैं वो पेट से एब्जॉर्ब होती है, खून में घुलती है और वो सारे ऑर्गन्स पे अपना साइड इफेक्ट्स करके जाती है। ये लेकिन सीधे लंग्स में जाता है और अपना असर करके चला जाता है, तो बाकी ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। तो इवन अगर आपको हल्का है, अस्थमा की शुरुआत है, आपको हमेशा नहीं होता, सिर्फ मौसम बदलने पर आपको 15-20 दिन होता है, तो उस केस में भी आप सिर्फ इनहेलर से ठीक रह सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बहुत सीवियर बीमारी में दी जाती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी आदत लगती है। आपको भूख लगती है, आप
खाना खाते हैं, तो क्या आपको खाना खाने की आदत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ज़रूरत है, और इन्हेलर एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही सही औजार है। तो प्लीज़, अगर आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहे हैं तो आप इसको बेझिझक लें, क्योंकि इसी से आपका एस्थमा ठीक होगा। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी भ्रांति जो काफी पेशेंट्स में होती है, खासकर हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं उनकी अभी दूर हुई होगी इनहेलर्स के बारे की। डॉक्टर ने जितना आपको रिकमेंड किया है आप जरूर उसे ले सकते हैं, क्योंकि बचाव का ये एक तरीका है। हमने बात कर ली अस्थमा के बारे की, ये क्या होता है, कैसे होता है, कारण क्या है, और अब हम जानेंगे मैम आपसे कि बचाव के क्या तरीके होते हैं। अगर किसी को अस्थमा नहीं हुआ है तो वो किस तरह से अपना बचाव कर सकता है कि ना हो, अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, और साथ ही मैम आप ये भी जरूर बताएं कि अगर हो गया है तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स में हम जा सकते हैं। जी, आजकल हम लोग और ज़्यादा देख रहे हैं एस्थमा के पेशेंट्स, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी है, सब और पोल्यूशन की बात होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोगों की लाइफस्टाइल, हम लोग ज़्यादा जंक फूड की ओर जा रहे हैं, हम लोगों की सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम, फिजिकल वर्क हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे सीखा कि हम लोगों को अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, मतलब हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और आमतौर पे इंडियन आहार, भारतीय आहार जो है वो काफ़ी पौष्टिक रहता है, क्योंकि हम दाल, रोटी, चावल, सब्जी, साग, बहुत कुछ लेते हैं। तो हमारे में कार्बोहाइड्रेट जितना है, प्रोटीन जितना है, वो काफ़ी मात्रा में विटामिन मिनरल्स के साथ होता है। तो आप पौष्टिक आहार लें। अगर आपको मनाही नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी आप अवश्य लें, अगर आपको मनाही नहीं है। मनाही नहीं है इन द सेंस कि अगर आपको कोई हार्ट की कंडीशन या किडनी की कंडीशन है जिसकी वजह से आपको पानी कम पीना है, तो उस केस में ना लें, अदरवाइज आप लें। एक्सरसाइज रेगुलरली करें। एस्थमा और विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर आपका विटामिन डी लो है तो आपको एस्थमा होने का या एस्थमा सीवियर होने का खतरा रहता है। तो इसलिए सुबह के टाइम, और विटामिन डी कोई खाने से हमें नहीं मिलता, सुबह के सूरज की किरणों से मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह के टाइम पे सूरज के नीचे हम लोग या तो वॉक करें या तो एक्सरसाइज करें, इस तरह से विटामिन डी नॉर्मली लें। और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वैक्सीन्स। तो एस्थमा के मरीजों में जब सीज़न चेंज होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, उससे उनका एस्थमा बढ़ जाता है या सर्दी खांसी होती है, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन है इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन्स हैं। तो साल में एक बार वो वैक्सीन आपको लगाना चाहिए, और इससे आप जो एस्थमा सीवियर हो जाता है या एस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उससे आप अपने आप को रोक सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। सनलाइट कंज्यूम करना हम भूल गए हैं, क्योंकि अब जल्दी उठने की मैम लोगों की आदत नहीं रही, बहुत देर से उठते हैं जब तक यूवी रेज आ जाती है और फिर बाहर उनका रहना नहीं हो पाता। और मैम क्या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल इसमें करना सही होता है? देखिए, अगर आप नेचुरल तरीके से आप जो भी विटामिन या मिनरल ले सकते हैं जो हमें आहार से मिल रहा है, या विटामिन डी है तो हम लोगों को सनलाइट से मिल रहा है, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा है तो हाँ, सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नेचुरली लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल मैम, एक और अहम फैक्टर यहाँ पर आता है डाइट का, कि जो पेशेंट्स हैं अस्थमा के, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आपने कहा कि हमें साग भाजी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज भी कंज्यूम करते हैं। अगर जंक फूड ना भी कंज्यूम करें तो क्या वो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं? सेफ होता है अस्थमा पेशेंट्स के लिए? ये बहुत कॉमन सवाल है। लोग बोलते हैं दूध नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें पूरा अवॉइड कर देते हैं, खट्टी चीज़ें पूरा अवॉइड कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है कि आपको उन सब से दिक्कत हो। आपको देखना है कि आपको किस चीज़ से आपके सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी अस्थमा के मरीज़ हैं जो आइसक्रीम भी खाते हैं तो भी कुछ नहीं होता। तो उनके केस में ऐसा नहीं है कि ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है। जो बेस्ट तरीका है, सपोज आपको अस्थमा है, आज आपके अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ गए, आप एक बार डायरी में नोट करके लिखिए कि कल आपने क्या क्या खाया था, फिर अगली बार बढ़ेगा, फिर एक दिन पहले क्या क्या खाया था वो आप नोट करके लिखिए। 3 बार पे आपको अपने कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। किसी को बैंगन से हो सकता है, किसी को और किसी चीज़ से हो सकता है। ये रेस्पिरेटरी एलर्जेंस होते हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ों के सीड्स, पॉलन्स, इन सब से एलर्जी होती है। तो इसलिए आप कुछ भी खाएं या पिए, उससे आपका मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, पौष्टिक आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और एक चीज, लोग बोलते हैं नींबू नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको सर्दी बार बार होती है तो उसमें विटामिन सी ज्यादा लेना इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन सी हमें सिट्रस फूड से मिलता है, नींबू, ऑरेंज, संतरा, मौसम्बी, इन सब में काफी मात्रा में पाया जाता है। तो जब आपकी कंडीशन ठीक है उस समय आप इन सब फ्रूट्स का, नींबू वगैरह का ज्यादा सेवन करें अगर आपको इनसे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आपको सर्दी है, खांसी है या सांस फूल है, उस टाइम पे इसको अवॉइड किया जाए। उस टाइम पे अगर आप लेंगे तो हाँ, कंडीशन वर्स हो सकती है। तो स्टेबल कंडीशन में आप इन सारी चीज़ों को लें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूध से आपको होगी दिक्कत। अगर हो रही है तो ही अवॉइड करना है, अगर नहीं हो रही है तो ये बिल्कुल लीजिए। विटामिन B12 का मेन सोर्स हमारा एनिमल प्रोटीन ही है। तो जो लोग नॉनवेज लेते हैं, अंडा वगैरह लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है, पर हम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए एनिमल प्रोटीन के तौर पे हमारे पास बस दूध और पनीर ही होता है। तो उसका सेवन आप बिल्कुल करें। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, सीमित मात्रा में कर सकते हैं। और जैसा कि मैम ने कहा कि अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है तो विटामिन सी का आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, अपनी डाइट में उसे शामिल कर सकते हैं। मैम, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितना लंबा चलता है? क्या आजीवन हमें दवाओं पर निर्भर होना पड़ता है या फिर एक समय के बाद दवाएं कम हो जाती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि जितनी जल्दी हम इसका इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्दी पूरी तरह से ठीक का मतलब बिना दवाइयों के ठीक होने का चांस रहेगा। दूसरा, एक होता है सीजनल एस्थमा जो स्पेसिफिक सीजन में होता है, एक होता है पेरिनियल एस्थमा, मतलब हमेशा रहता है। जिनको सीजनल एस्थमा है, सपोज के बारिश के मौसम पे या ठंड के मौसम में ही उनको हो रहा है, तो उसी समय पे उनको वो इलाज लेने की ज़रूरत है, बाकी समय लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। जिनको लेकिन पेरिनियल है, हर सीज़न चेंज में या बार बार हर महीने 2 महीने में हो रहा है, तो उनकी उस केस में हम लोगों को लगातार लंबे समय तक इलाज करने की ज़रूरत है। मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो होता है 3 महीना। 3 महीने के पहले इनहेलर बंद करने का प्लीज़ ना सोचें। बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, वो लोग 15 दिन 20 दिन लेते हैं, ठीक लगने लगता है तो वो लोग छोड़ देते हैं। फिर वही सूजन वहीं आ जाती है, जो अंदर में जो मसल्स मोटे हो गए होते हैं वो फिर से हो जाता है, तो फिर हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। तो वो चीज़ ना करें। मिनिमम ड्यूरेशन 3 महीने तक इनहेलर हमें लेना ही है। और इसमें कैसे होता है कि डोज को कम करते हम इनहेलर्स को हटाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उन कंडीशंस में ही हम लोग बोल पाएंगे कि किन में हटा सकते हैं, किन में नहीं हटा सकते। लेकिन जितनी जल्दी सिम्टम शुरू होने के बाद जितनी जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्दी ठीक होने का। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं जब 17-18 साल की थी तब मुझे था, ऑलमोस्ट मेरा इलाज 1 साल तक चला, लेकिन अब मुझे इनहेलर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। और पूरा प्रोसेस है, आपको इसे फॉलो करना है और पेशेंस इज द की। आपको धैर्य बनाकर रखना है कि जरूर ये ठीक होगा, और पॉजिटिविटी के साथ आपको जो मेडिकेशन है वो भी कंज्यूम करना है। चिकित्सक की सलाह आपको जरूर लगातार लेनी है। आखिरी सवाल मैम आज के इस पड़ाव का कि दमा को ठीक करना क्यों आवश्यक है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं? जी, लोग सोचते हैं कि ठीक है, सर्दी है, खांसी है, सांस फूल रही है, 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा, इसको मतलब अगर हमने इनहेलर्स भी नहीं लिए उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन नहीं, अगर बार बार उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, अगर बार बार अस्थमा का कंडीशन बढ़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फेफड़े के अंदर छोटे छोटे गड्ढे हो जाएं, जिसको कि ब्रोंकिएक्टिसिस बोलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको बहुत बार इन्फेक्शन होगा। बहुत सारे लोगों में हम लोग ये देखते हैं, अस्थमा अगर बहुत सालों तक रह गया तो उनमें सांस तो फूलती ही, ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। नॉर्मल अस्थमा के पेशेंट में ऑक्सीजन लो नहीं होता, आपका ऑक्सीजन 97 या उसके ऊपर ही रहेगा, पर धीरे धीरे वो 95, 94, 90 पे आ जाता है। जब ऐसे हो जाता है तब आपको फिर लगातार ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अस्थमा पेशेंट्स पे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका अस्थमा अनकंट्रोल्ड है या ट्रीट नहीं हो रहा है तो उन केसेस में उन इन्फेक्शंस के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे, जो कि आपके ओवरऑल कंडीशन को, और आपको बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, इवन ज़्यादातर बार आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाता है। इसलिए अस्थमा को हमेशा स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि अस्थमा क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और मेडिकल साइंस में इसका क्या ट्रीटमेंट है। डॉक्टर देवी ज्योति दास मैडम ने इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय से अवगत कराने के लिए। और इसी के साथ
इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।